हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए अगले 3 कविताओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला कविता है पतंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कविता के बहाने और फिर पढ़ेंगे बात सीधी थी पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पतंग कविता के लेखक आलोक धनवा के जीवन परिचय के साथ आरंभ करते हैं। देखिए, पतंग चैप्टर को कौन लिखे हैं? तो आलोक धनवा लिखे हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 जुलाई 1948 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान है मुंगेर, बिहार। ठीक है, अब देखिए, जन्म तिथि भी पूछ लिया जाता है लेखक का और जन्म स्थान भी पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए हर चीज़ जो है जन्म स्थान से लेकर के जन्म तिथि, ये सब चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पतंग चैप्टर के लेखक हैं आलोक धनवा। इनका जन्म हुआ है 2 जुलाई 1948 को। जन्म स्थान है मुंगेर, बिहार। इनकी प्रमुख रचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जनता का आदमी ये पहली कविता है। ठीक है, 1972 में प्रकाशित हुआ था। तो पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि आलोक धनवा का पहला कविता कौन है? तो वो है दोस्तों जनता का आदमी। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1972 में। फिर है भागी हुई लड़कियां, फिर है ब्रूनो की बेटियां, और फिर है दुनिया रोज बनती है। ये 1998 में प्रकाशित हुआ था। और एक आगे है एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जो है वह एकमात्र इनका संग्रह है। तो प्रश्न आएगा कि बताइए कि आलोक धनवा का संग्रह कौन सा है? तो दुनिया रोज बनती है। ठीक है, 1998 में संग्रह प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ को नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सम्मान, अब उनको जो प्रमुख सम्मान मिला था उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला सम्मान मिला था उनको नागार्जुन सम्मान, फिर फिराक गोरखपुरी सम्मान, फिर राहुल सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान। पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। ठीक है, पतंग कविता के बारे में है। तो पतंग क्या है? आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है। पतंग कैसी कविता है? तो लंबी कविता है, जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। देखिए, पतंग के द्वारा, ठीक है, किसकी इच्छाओं का यहाँ पास वर्णन किया गया है? तो बालकों का इच्छाओं का वर्णन किया गया है और उनका जो उमंग होता है ना, उसका वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा कि पतंग कविता के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। देखिए, अब हम लोग पतंग कविता के लाइनों को पढ़ेंगे। पतंग, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। किसको बुलाते हैं चमकीले इशारों से? तो अपने दोस्तों को। ठीक है, आगे हम लोग इसका भावार्थ समझेंगे। देखिए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर
उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ठीक है, तो देखिए इसका अब हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए कवि पतंग कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि भादों के महीने के समाप्त होते ही तेज वर्षा की बौछारें भी समाप्त हो गई है। ठीक है, जैसे जानते हैं कि भादों महीना में ज़्यादा बारिश होती है, तो भादों की महीना समाप्त हो गया है, तो तेज वर्षा की बौछार भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। ठीक है, शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, यानी कि कौन सी ऋतु, तो ठंडा वाला मौसम। ठीक है, शरद ऋतु का आगमन खरगोश की लाल आंखों जैसा अत्यंत सुंदर एवं मन भावना है। तो कैसा है, तो खरगोश की लाल आंखों जैसा। शरद ऋतु अपने ऋतु चक्र रूपी पुल को पार कर, ठीक है, यानी कि 1 वर्ष उपरांत फिर आई है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे यह शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज तेज चलाकर जोर से घंटी बजाकर सभी को हटाते हुए आ गई है। ठीक है, ऐसा महसूस होता है। शरद ऋतु का आगमन होते ही ऐसा लगा जैसे शरद ऋतु अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुला रही है। कवि का भावार्थ यहाँ पास मौसम के साथ इस प्रकार है कि देखिए शरद ऋतु तेज तेज घंटी बजाते हुए, ठीक है, तेज गति से आता है सभी को साइड करते हुए, और पतंग उड़ाने वाले बच्चों को इशारा कर रही है कि उसको, यानी कि बुलाना चाहते हैं सभी बच्चों को कि पतंग उड़ाओ। ठीक है, बच्चे पतंग उड़ा सके इसलिए शरद ऋतु ने आकाश को मुलायम बना दिया है। बच्चे क्या कर सके, तो बच्चे पतंग उड़ा सके इसलिए शरद ऋतु क्या कर दिया है, आकाश को मुलायम बना दिया है। पतंग उड़ने वाली दुनिया में सबसे हल्की और रंगीन चीज है। ठीक है, कवि के अनुसार पतंग क्या है, तो पतंग कविता में कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है, तो पतंग है, जिसका कागज अत्यंत पतला होता है और जो बांस की सबसे पतली कमानी से पतंग के रूप में बना होता है। ठीक है, ये पतंग कविता में कवि के अनुसार की बात कही गई है। और यहाँ से डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ कौन सा है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, आपको पतंग के साथ जाना होगा, क्योंकि इस कविता में कवि का भावार्थ यही है। ठीक है, चलिए, बच्चों द्वारा आसमान में पतंगे उड़ाए जाने पर उड़ती व कटती पतंगों को देखकर सीटियों किलकारियों की बाल सुलभ ध्वनि चारों ओर सुनाई देती है। बच्चों की बाल सुलभ भावनाओं की अभिव्यक्ति तितलियों के समान है। ठीक है, आगे देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत पतंगों को धड़कते ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। देखिए, कवि इसका भावार्थ में कहता है कि छोटे छोटे बच्चे जन्मजात कपास जैसी कोमल भावनाओं को मन में संजोए रहते हैं। देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं ना,
वो अपने मन में ये संजोए रहते हैं कि पतंग उड़ाने वाला समय में हम भी पतंग उड़ाएंगे। तो कवि यही कहना चाहता है कि छोटे छोटे बच्चे जन्मजात कपास जैसी कोमल भावनाओं को मन में संजोए रखते हैं। पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु बच्चे निरंतर बेचैन रहते हैं। तो बच्चे अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए क्या रहते हैं? तो निरंतर बेचैन रहते हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चे होश हवास खोकर टूटी पतंग को पकड़ने के लिए छत पर दौड़ते हैं। उन्हें छत भी नरम लगती है। छत कैसा लगती है? तो उनको छत नरम लगती है। दिशाओं को मृदंग के समान मानकर चारों ओर छत पर पतंग उड़ाते हुए घूमते हैं। ठीक है, तो दिशाओं को कैसा मानते हैं? तो मृदंग के समान मानते हैं और चारों ओर छत पर इधर से उधर घूमते रहते हैं। जब वे पतंग को ऊंचा उठाते हैं तो डोर द्वारा पतंग को पेंग भरते जाते हैं। उनकी पतंग डोर रूपी डाल पर आसमान की ओर ऊंची उठती जाती है। वे पतंग को पेंग भरते हुए छत के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। देखिए, बच्चा जो है ना वो पतंग उड़ाने में इतना खो जाता है, ठीक है, कि उसको पता नहीं चलता है कि कब वो छत के किनारे पर पहुंच गया। ठीक है, लेकिन नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर गिरते नहीं हैं। ठीक है, तो उनके शरीर का रोमांचित जोश उन्हें बस उस खतरे से क्या कर लेता है? तो बचा लेता है। ठीक है, पतंग की बढ़ती हुई ऊंचाई एक हाथ के धागे के सहारे बच्चों और पतंग को आपस में पकड़े रहती है। ठीक है, देखिए, पतंग की बढ़ती हुई ऊंचाई एक हाथ के धागे के सहारे बच्चे और पतंग को आपस में पकड़े रहते हैं। तो रस्सी के ही द्वारा न उड़ाते हैं। तो पतंग जब बहुत ऊपर चल जाता है तो एक हाथ से रस्सी बच्चे लोग धरे हुए रहते हैं। ठीक है, ताकि पतंग उड़ ना जाए। चलिए आगे देखिए। बच्चे पतंग उड़ाते हुए अपनी बाल सुलभ भावनाओं की उड़ान के सहारे निरंतर ऊंचे उठते चले जाते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे पतंग ऊपर उठते जाता है ना, वैसे वैसे उनका उमंग जो है ना वो बढ़ता जाता है पतंग उड़ाने में। ठीक है, तो कवि यही चीज़ कहना चाह रहे हैं, अर्थात पतंग की उड़ान के समान ही बच्चों की कल्पनाओं की भी निरंतर उत्पन्न होती रहती है। तो जैसा पतंग का उड़ान है कि निरंतर जो है ऊपर जाता है, तो उसी प्रकार जो बच्चों की कल्पना है ना, उनके मन में निरंतर उत्पन्न होती रहती है। चलिए आगे देखिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब कवि इस लाइन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर वे बच्चे कभी पतंग उड़ाते हुए छत के खतरनाक किनारों से गिर जाएं और बच जाएं, तब वे और दुगनी निडर और जोश से नई कल्पनाएं करने लगते हैं। ठीक है, जब एक बार बच्चा गिर जाता है ना और बच जाता है, तो उसमें क्या जाता है? नई एक उमंग आ जाता है। फिर वो बच्चा उस उमंग से निडर हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी तेजी से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों को छूती है, अर्थात बच्चे अपनी निरंतर कल्पनाओं की पूर्ति के लिए बेचैन होकर साहसपूर्वक ऊंची उड़ानें भरते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा के मन में निरंतर कल्पना आता रहता है। अब उस कल्पना को तो पूर्ति करना है ना, इसीलिए वो बेचैन हो जाता है। ठीक है, और बेचैन होकर के साहसपूर्वक ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। खतरों के सामना करने का उनका साहस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पतंग कविता से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न जो है वो इसी प्रकार बनेंगे चैप्टर के अनुसार। देखिए, पतंग किनकी सुप्रसिद्ध काव्य रचना है? तो आलोक धनवा का है। किनकी है? तो आलोक धनवा का है।
आलोक धनवा का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 2 जुलाई 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1948 ईस्वी को जन्म हुआ था। आलोक धनवा का पहली कविता कौन सी है? तो आलोक धनवा का पहली कविता है जनता का आदमी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आमतौर पर ऐसा प्रश्न जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं लोग, लेकिन ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछ ले जाता है कि आलोक धनवा का पहला कविता कौन सी है, तो वह है जनता का आदमी। जनता का आदमी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था जनता का आदमी का प्रकाशन? तो 1972 में हुआ था। लेखन कार्य शुरू करने के बाद आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1998। कब हुआ था? 1998 ईस्वी में हुआ था। आलोक धनवा ने काव्य मंडलियों का संचालन कहाँ किया? तो जमशेदपुर में। कहाँ किया? तो जमशेदपुर में किया। अब ये झारखंड से रिलेटेड चीज़ है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है क्योंकि झारखंड की वैकेंसी है। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह का क्या नाम है? तो दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह का क्या नाम है? तो उसका नाम है दुनिया रोज बनती है। कवि के अनुसार बाल सुलभ इच्छाओं किसके समान है? तो पतंग के समान है। कवि के अनुसार बाल सुलभ इच्छाएं किसके समान है? तो पतंग के अनुसार। कवि के अनुसार बच्चों की उमंगें कैसी होती है? तो रंग बिरंगी। बच्चों का उमंग कैसा होता है? तो रंग बिरंगी उमंग होता है। कविता में किस ऋतु में उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियों का वर्णन किया गया है? तो शरद ऋतु में। तो किस ऋतु में तितली उड़ रही थी? तो शरद ऋतु में उड़ रही थी। आगे है इसके बाद कि पतंग उड़ाते हुए बच्चों को कहाँ से गिरने का डर है? तो छत से गिरने का डर है उनको। कहाँ से गिरने का डर है? तो छत से गिरने का डर है। कविता में किस महीने के बीतने पर तेज बूंदों के बरसने के समय भी समाप्त होने की बात कही गई है? तो भाद्रपद महीने के समाप्त होने की बात कही गई थी और उससे वर्षा ऋतु के समाप्त होने का बात कहा गया था। कविता में लाल सवेरे की तुलना किससे की गई है? तो खरगोश की आंखों से। कविता में लाल जो सवेरा है उसकी तुलना किससे किया गया है? तो खरगोश की आंखों से तुलना किया गया है। शरद ऋतु किसके पार करते हुए आती है? तो फूलों को पार करते हुए। किसे पार करते हुए आती है? तो फूलों को पार करते हुए आती है। शरद ऋतु में बच्चों के समूह क्या बजाते हुए चल पड़ते हैं? तो साइकिल की घंटियां बजाते हुए वे जो है वो चल पड़ते हैं।